एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की NCERT बुक से पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका क्या नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो देखिए इसका ओवरव्यू देख लेंगे सबसे पहले। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज सेवरल टाइम। In class 9th, we noticed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional design, in electoral politics, and in the making of government. तो देखिए अभी तक हम डेमोक्रेसी के बारे में जो कुछ भी पढ़े हैं, तो वो पढ़ते हुए हम कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम सुने हैं, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम हमने कई बार सुना है इन क्लास 9th। और क्लास 9th में हमने ये नोटिस भी किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी के राइज में, मतलब डेमोक्रेसी के अपलिफ्टमेंट में क्या रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल का डिज़ाइन है उसकी फॉर्मेशन में क्या रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में क्या रोल होता है इसका पॉलिटिकल पार्टीज़ का। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे इस क्लास में, हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इस फेडरलिज्म, एक फेडरल सिस्टम में कैसे ये व्हीकल का काम करती हैं, कैसे एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और कैसे ये नेगोशिएटर्स का काम करती हैं इस सोशल डिविजन्स के एरिना में। सोशल डिविजन्स मतलब लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, तो कैसे ये नेगोशिएटर्स का काम करती हैं यहाँ पे। बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर लेट अस टेक अ क्लोज लुक एट द नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसको कंक्लूड करने से पहले, इसका एंड करने से पहले इस टूर का, हमें एक इनका क्लोज लुक लेना चाहिए, एक इन पर नज़र डाल लेनी चाहिए कि क्या इनका नेचर रहता है और कैसे ये वर्क करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, स्पेशली इन आवर कंट्री, और ख़ास तौर पे तो हमारी कंट्री में। वी बिगिन बाय आस्किंग 2 कॉमन क्वेश्चन, और हम शुरू करेंगे इन 2 क्वेश्चंस को पूछकर। वो 2 क्वेश्चन क्या क्या हैं? वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है? हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी ठीक रहेंगी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, या फिर डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ठीक रहेंगी, सूटेबल रहेंगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। इन द लाइट ऑफ दीज, और इसी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, वी इंट्रोड्यूस द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़ इन टुडे इंडिया, और हम क्या देखेंगे कि नेशनल पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, ये क्या होती हैं, ये भी देखेंगे इंडिया में कौन कौन सी हैं। देन लुक एट व्हाट इज़ रॉन्ग विद पॉलिटिकल पार्टीज़, और उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ क्या गलत होता है, क्या इनके सामने चैलेंजेस हैं, ये भी हम देखेंगे। एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, और हम इसके लिए इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन चैलेंजेस के ऊपर पार पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट कर सकते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये ओवरव्यू तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है और क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर इसी में मिलेगा आपको। आगे पढ़ते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा ईजिली विजिबल हैं, मतलब अलग से ही दिखने वाली ये इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़, और ऐसे सिटीजन के लिए जो कि ऑर्डिनरी सिटीजन है, मतलब उसको ज़्यादा पता नहीं है डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी पॉलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं है वो, तो उसके लिए क्या है, डेमोक्रेसी ही पॉलिटिकल पार्टी के बराबर है ना, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी ही डेमोक्रेसी के बराबर है। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन, you could come across people who may not know anything about the constitution or about the nature of government, but chances are they would know something about our political parties। देखिए, यदि आप कभी भी रिमोट पार्ट ऑफ कंट्री में, यानी कि दूर दराज के एरिया में जाएंगे, अभी कभी आप हमारी कंट्री के, और किसी लेस एजुकेटेड सिटीजन से, किसी कम पढ़े लिखे सिटीजन से पूछेंगे, या फिर ऐसे किसी सिटीजन से पूछेंगे जो ज़्यादा नहीं जानता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और हमारी नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, जो ज़्यादा नहीं जानता होगा, तो आप पाएंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बारे में तो कुछ नहीं जान रहा, लेकिन ये चांस है कि वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में
कुछ ना कुछ जानता होगा, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये कितनी विजिबल इंस्टीट्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो विजिबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉपुलर भी है ना, ऐसा नहीं है। मोस्ट पीपल टेंड टू वेरी क्रिटिकल फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारे जो ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का विरोध ही करते हैं। ज़्यादातर लोग इनको क्रिटिसाइज ही करते हैं, इनकी आलोचना ही करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद अवर डेमोक्रेसी एंड अवर पॉलिटिकल लाइफ। और वो हमेशा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही जिम्मेदार ठहराते हैं जो भी कुछ डेमोक्रेसी में गलत होता है या फिर उनकी पॉलिटिकल लाइफ पे जो भी कुछ फ़र्क पड़ता है, तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम करते हैं वो लोग जो ऑर्डिनरी सिटीज़न होते हैं, है ना। पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। और जो पार्टीज़ हैं वो उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उनके सोशल और पॉलिटिकल डिविजन्स से। मतलब हर किसी के ओपिनियन अलग अलग हैं, तो जिसके ओपिनियन एक जैसे हैं वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, जिसके ओपिनियन अलग हैं वो अपनी एक और अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो पार्टीज जो हैं वो आइडेंटिफाई किससे होती हैं, उनके पॉलिटिकल और सोशल डिविजन्स से। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। तो यहाँ पे हमारे नेचुरली हमारे मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो आगे चलते हैं। देखिए, अबाउट 100 years एगो, कम से कम 100 साल पहले की बात है, देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो 100 साल पहले कुछ ही कंट्रीज थी जिनके पास पॉलिटिकल पार्टी थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो कुछ ही कंट्रीज थी जिनके पास अपनी पॉलिटिकल पार्टीज थी। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। लेकिन अब ऐसा है कि कुछ ही ऐसी कंट्रीज है जिनके पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ठीक है। तो 100 years में इतना बदलाव आया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये फैल गई हैं। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इतनी ओमनी प्रेजेंट, मतलब इतनी हर जगह पे प्रेजेंट रहने वाली, हर जगह क्यों झलकती रहती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी फेमस कैसे हो गई हैं कि हर जगह ये प्रेजेंट है, हर जगह पर फैली हुई हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। चलिए, लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसी चीज़ का जवाब चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर हैं क्या। ये अभी तक इसमें डेफिनेशन नहीं बताई है ना, तो अब पता लगेगा हमको कि क्या डेफिनेशन है इसकी। तो सबसे पहले क्या हमें जवाब चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और क्या करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्या फंक्शंस होते हैं, व्हाट दे डू बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम। इस ये पहले कहने से कि हमें क्यों चाहिए। तो चलिए फिर इसका मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, ये जो डेफिनेशन है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पे ध्यान लगा के, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये डायरेक्ट 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कहीं भी। तो देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये क्या है, ग्रुप है पीपल्स का ग्रुप है जो कि साथ में आती हैं और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि साथ में आकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है और होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और इलेक्शन को जीतने के बाद गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो रेड कलर की अंडरलाइन की है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। तो ये सभी के भले के लिए, एक कलेक्टिव गुड मतलब सभी लोगों का भला के लिए कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाती हैं, कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पर एग्री होते हैं ये सभी लोग, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्या अच्छा है सभी के लिए, इस पर हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर कोई अपने अपने अलग अलग विचार देने लगेगा, हर किसी का ओपिनियन अलग है। पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिटिकल पार्टीज आर बेटर देन अदर। तो देखिए, पार्टीज जो होती हैं वो लोगों को ये समझाने का ट्राई करती रहती हैं, ये समझाने का कोशिश करती रहती हैं कि हम कैसे औरों से बेहतर हैं, हमारी पार्टी कैसे दूसरे लोगों से बेहतर है। वो हमेशा यही समझाने की कोशिश करते रहते हैं। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट ऑफ थ्रू इलेक्शन। देखिए, वो क्या करती हैं
इलेक्शन को जीतने के बाद जब उनको पॉपुलर सपोर्ट मिलेगा, जब लोग उनको वोट देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो जीत जाएंगे इलेक्शन को। तो उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दोस्त पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन द सोसाइटी। तो पार्टी जो है ये फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब आप कहेंगे ये सर क्या होते हैं ये फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स? तो देखिए, ये फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स होते हैं अलग अलग ओपिनियन जो होते हैं। तो क्या होते हैं ये, मान लीजिए आपके ओपिनियन अलग हैं तो आप अपनी पार्टी को अलग से सपोर्ट करोगे। कुछ लोगों के जो ओपिनियन है वो अलग हैं तो वो किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स हैं। ये सोसाइटी जो है वो ओपिनियन के बेस पर बट गई है, डिवाइड हो गई है। तो जो लोग एक ओपिनियन के हैं वो लोग उसको सपोर्ट करेंगे और जो लोग दूसरे ओपिनियन के हैं वो लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन द सोसाइटी। तो क्या करती हैं, पार्टी रिफ्लेक्ट करती हैं इसको। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दोज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। तो देखिए, पार्टीज जो होती हैं हिस्से से रिलेटेड होती हैं, किसी एक पार्ट से रिलेटेड होती हैं। हमारे कंट्री के कोई भी सोसाइटी का पार्ट है, कोई भी पार्टी उससे रिलेटेड होती है। कोई भी पार्टी उसी का एक जो उसमें काम करने वाले मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, तो वो वहाँ से होते हैं जिस सोसाइटी से, तो वो ज़्यादातर उसी को रिफ्लेक्ट करती है और इसमें चांसेस रहते हैं पार्टीशनशिप के। अब ये पार्टीशनशिप क्या है, तो देखिए इसी के लिए यहाँ पे एक अलग जो है ये कॉलम दिया गया है जिसमें आपको पार्टीशनशिप की डेफिनेशन दी गई है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये पार्टीशन होता क्या है। ये पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन, अ पर्सन हु स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और अ फैक्शन। देखिए, ऐसा पर्सन जो कि पूरी तरह से डिवोट्स है, पूरी तरह से एक पार्टी का भक्त है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्टीशन। ठीक है, पूरी तरह से वो अपनी पार्टी को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, खुलकर उसका सहयोग कर रहा है कोई भी काम में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उस पर्सन को पार्टीशन। पूरी तरह से उसके लिए कमिटेड है, पूरी तरह से उसके लिए तत्पर है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, आधी रात बुलाएगा आधी रात वो आ जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन। वो पर्सन क्या होता है, पार्टीशन पर्सन होता है। और इसी फीलिंग को हम क्या कहते हैं, पार्टीशनशिप। ठीक है, फीलिंग को हम क्या कहते हैं, पार्टीशनशिप। आगे देखिए, पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड और इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन अ इशू। तो देखिए, पार्टीशनशिप में हमेशा ये प्रोबेबिलिटी रहती है, हमेशा ये संभावना रहती है कि वो सही और गलत नहीं देखती, हमेशा अपनी पार्टी को सपोर्ट करती है। उसकी पार्टी चाहे गलत हो लेकिन फिर भी वो उसी को सपोर्ट करेगा। तो इसकी जो एक प्रोबेबिलिटी रहती है वो हमेशा बनी रहती है। दोज अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर। तो पार्टी वहाँ उसी सोसाइटी से ज़्यादा जानी जाती है, उसी पार्ट से ज़्यादा जानी जाती है जहाँ से वो पार्टी खड़ी होती है। ठीक है, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। और कहाँ से जानी जाती है कि क्या पॉलिसी वो सपोर्ट कर रही है और किन का इंटरेस्ट वो अपहोल्ड करके रखी है। ठीक है, किसके हित में, किसके इंटरेस्ट में वो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने वाली है, इसी से ज़्यादा जानी जाती है। अब देखिए, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके लिए सीधा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको ये आंसर लिखना है, क्या लिखना है, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 3 कंपोनेंट क्या हैं, ये हैं द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। तो देखिए, लीडर्स क्या होते हैं, ये जो है टॉप मोस्ट पोजीशन को अपहोल्ड करके रखे हुए हैं। लीडर्स क्या होते हैं, ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर होते हैं, कोई भी मेजर डिसीजन है वो ये लीडर्स ही लेते हैं। ठीक है, तो लीडर्स का फंक्शन आपको समझ आ गया। अब ये जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जैसे कोई डेली का जो काम होता है, डेली बेसिस का, डे टू डे लाइफ के जितने भी काम होते हैं, कोई कुछ मंगवाना है, कोई बाज़ार से सामान मंगवाना है, तो यहाँ पे ये एक्टिव मेंबर्स होते हैं, ये भी पूरी तरह से पार्टीशन से होती है इनकी अंदर फीलिंग। ठीक है, और ये जो फॉलोवर्स हैं ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं इनको इलेक्शन में, ये लोग इनको वोट दे देते हैं ताकि ये गवर्नमेंट बना सकें अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से याद कर लेना इसको, यहाँ से आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप ये सब लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत ही मेन इसका पार्ट आता है इस चैप्टर का, क्या है वो, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, क्या फंक्शंस प्ले करती है, क्या करती है ये फंक्शंस हैं। व्हाट डज अ पार्टी डू, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या हैं, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, बेसिकली कह रहे हैं
कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑफिसेस को भर देती हैं अपनी कुर्सी से और पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज कर देती हैं। लेकिन ये तो बस छोटा सा फंक्शन हो गया, हमें डिटेल में चाहिए तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे, आप सब्र रखिए, ठीक है। तो पार्टीज ऐसा करती है एक सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करके। क्या फंक्शंस है वो? सबसे पहला फंक्शन है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो आप इसको हेडिंग बना के वहाँ पे ऐसे लिखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, सबसे पहला फंक्शन हो गया ये। आगे पढ़ लेते हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट बाय पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए ज़्यादातर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्शन जो है, जो कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़ा किया है वही कैंडिडेट जो है इलेक्शन को लड़ता है। पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे। तो जो पार्टी होती हैं वो अलग अलग तरीक़ों से अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं। इन सम कंट्री सच एज यूएसए मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। तो देखिए कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि ये यूएसए है, तो यहाँ पे सपोर्टर जो हैं, जो मेंबर्स और सपोर्टर्स हैं, ये लोग पार्टी के कैंडिडेट को चूज़ करते हैं, ठीक है, यूएसए में। तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन वॉट वे यूएसए पॉलिटिकल पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सब लिखिएगा जो अभी हम आपको बता दिए। आगे चलते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्री हैं वो इस मेथड को फॉलो करती हैं, ठीक है। क्या मेथड है? इन अदर कंट्री लाइक इंडिया, तो कुछ और कंट्री में जैसे कि इंडिया है, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। तो ये जो टॉप लीडर्स होते हैं पार्टी के, जो टॉप मोस्ट पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हैं, ये लोग चुनते हैं कैंडिडेट को इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा रहती है यहाँ से। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो जो पार्टी होती हैं ये डिफरेंट अपनी पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को पीपल्स के सामने रखती हैं, मतलब जनता के सामने रखती हैं। आगे पढ़ते हैं, देखिए। एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, और जो वोटर्स होते हैं वो उसमें से चूज करते हैं कि कौन सी हमारे लिए ठीक रहेगी। एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। तो हर किसी के पास अलग अलग व्यूज होते हैं, हर किसी के पास अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं, हर किसी की आइडियोलॉजी जो है वो अलग अलग होती है कि क्या सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा, क्या सोसाइटी के लिए सूटेबल है। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज़। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इतने सारे व्यूज़ को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट एक साथ हैंडल इनको नहीं कर सकती है, क्योंकि अलग अलग तरह के व्यूज़ हैं, तो उनको एक साथ हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन है, मतलब बहुत सारे जो अलग अलग ओपिनियन हैं उनको साथ में लाना रहता है ताकि गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन मिल सके जिस डायरेक्शन में उनको अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से याद करिएगा। दिस इज़ व्हाट द पार्टी डू। तो पार्टी यही काम करती है, क्या करती है? अ पार्टी रिड्यूस वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू अ फ्यू बेसिक ओपिनियन विच इट्स सपोर्ट। तो पार्टी यहाँ पे क्या काम करती है? पार्टी जो है ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन को कुछ बेसिक पोजीशंस, कुछ बेसिक ओपिनियन में कन्वर्ट कर देती हैं जिनको ये सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को भी एक लाइन मिल जाती है कि ये किस लाइन में अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करे। तो इससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो इसने प्रॉमिस किए थे पहले इलेक्शन के पहले, ये वही काम करेगी। इससे यही यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है रूलिंग पार्टी से, ठीक है, जो गवर्नमेंट में पोजीशन को होल्ड करके रखी हुई है। अब देखिए थर्ड फंक्शन क्या है इसका। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। तो पार्टी का काम बस इतना नहीं कि यहाँ पे गवर्नमेंट बना ली उसके बाद छुट्टी, है ना, ऐसा नहीं है। पार्टी क्या करती है? पार्टी हमारे कंट्री के लॉ मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिसिसिव रोल प्ले करती है पार्टी। अब देखिए कैसे करती है। फॉर्मली लॉ आर डिबेटेड एंड पास्ड इन लेजिस्लेचर। तो देखिए फॉर्मली क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि लॉ जो है उन पर डिबेट होती है, बहुत ज़्यादा डिबेट डेलिब्रेशन होता है, डिस्कशन होता है बहुत ज़्यादा, और पास इन लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में वो क्या होते हैं? पास होते हैं। बट सिंस मोर ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे,
तो वो ज़्यादातर वोट वहाँ पर ही देते हैं जहाँ पे उनके टॉप मोस्ट लीडर वोट देते हैं। लेजिस्लेचर में जब वोटिंग होती है तो किसी भी बिल को पास करने के लिए, तो वो ज़्यादातर किसको वोट देते हैं, जिनको उनके पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर वोट देते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। और पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से वो वोट नहीं देते अपने, ठीक है। अब ये फोर्थ फंक्शन क्या है इसका, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो देखिए पार्टीज क्या करती हैं, पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कोई ट्रक है उसको चला रही है, ऐसा नहीं है। As we noticed last year, the big policy decisions are taken by political executive that come from the political parties। तो देखिए हमने लास्ट ईयर क्या नोटिस किया था कि जो बिग पॉलिसी डिसीजन थे वो लिए गए थे किसके द्वारा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के, जो कहाँ से आते थे, पॉलिटिकल पार्टीज से आते थे। तो ये तो बस आपको पहले ईयर की याद दिलाई है इन्होंने, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से, क्योंकि ये जो हमने ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया है, अंडरलाइन जो किए हैं, यहाँ से ये थोड़ा मेन चीज़ है। देखिए क्या है, पार्टीज रिक्रूट लीडर, train them and then make them minister to run government, the government is the way they want। तो देखिए पार्टीज क्या करती हैं, पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, पार्टी जो है वो लीडर्स को अपने साथ शामिल करती हैं, है ना। पार्टी लीडर्स की भर्ती करती हैं, रिक्रूटमेंट मीन्स होता है वैसे भर्ती करना। तो पार्टीज क्या करती हैं, लीडर्स को अपने साथ लेती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं, एंड देन मेक देम मिनिस्टर, और उसके बाद क्या करती हैं, मिनिस्टर बनाती हैं उन लोगों को, ताकि वो गवर्नमेंट को चला सके जैसे वो चाहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब इसका फिफ्थ फंक्शन क्या है, दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शन प्ले रोल ऑफ अपोजिशन। देखिए जो पार्टी, हर कोई तो जीतने वाला है नहीं इलेक्शन में, मतलब इतनी सारी पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हर कोई तो वहाँ पे जीतने वाला है नहीं ना। तो जो पार्टी हार जाती हैं वो क्या प्ले करती हैं, रोल ऑफ अपोजिशन। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पार्टी हार जाती हैं वो क्या करती हैं, रोल ऑफ अपोजिशन को प्ले करती हैं। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्योर और रॉन्ग पॉलिसीज। तो देखिए कैसे ये रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करते हैं, तो ये बहुत सारे अपने जो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं उनको वॉइस अप करते हैं, मतलब उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, और क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्योर, और गवर्नमेंट का क्या करते हैं, विरोध करते रहते हैं ये लोग उसकी रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए और उसके फेल्योर के लिए। अगर कोई उसकी पॉलिसी फेल हो जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं गवर्नमेंट को, जिससे कि वो और अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पे आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है, कैसे कि हाउ द पार्टीज प्ले रोल ऑफ अपोजिशन इन द डेमोक्रेसी। तो आप ये सब लिख देना जो जो हम आपको पढ़ा दिए हैं। रोल अपोजिशन पार्टी आल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। तो देखिए अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं वो अपने साथ पीपल्स को, लोगों को भी ले लेती हैं उसका अपोज करने के लिए गवर्नमेंट का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो क्या है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, जो 6th फंक्शन है इसका। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्या क्वेश्चन बनेगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दे राइज एंड हाईलाइट इश्यूज। तो देखिए पार्टी जो है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है, पब्लिक ओपिनियन को बनाती है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करती है, शेप देती है, और हाईलाइट इश्यूज, और क्या करती है, जो इशू होते हैं, जो पीपल्स के इशू होते हैं उसको हाईलाइट करती है। पार्टीज हैव लैक ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो जो पार्टी होती है उस पर लैक्स ऑफ मेंबर्स मतलब लाखों मेंबर्स होते हैं, और एक्टिविस्ट भी होते हैं जो कि सारे कंट्री में फैले हुए हैं, ठीक है। उसके पास क्या क्या होते हैं, लैक ऑफ मेंबर्स होते हैं और एक्टिविस्ट होते हैं जो कि पूरी कंट्री में फैले हुए होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर्स ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और क्या होते हैं, इनके साथ बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ठीक है। पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन पार्टी टेकन। तो देखिए पार्टी क्या करते हैं, कई बार पार्टी जो है मूवमेंट को लॉन्च कर देती है, कई बार पार्टी आंदोलन कर देती है, किसके लिए, किसी भी प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं उसके रिजोल्यूशन के लिए। ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन पार्टी टेकन। तो देखिए जो ओपिनियन है पार्टी का, वही अक्सर उनका भी ओपिनियन रहता है जो कि लोग वहाँ के उसको वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है। वो क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिए तो क्वेश्चन बनेगा हाउ डज पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। तो आपको क्या क्या लिखना है, पहले तो ये लिख देना है, क्या क्या लिखना है आपको, सबसे पहले लिख देना है ये चीज़, ठीक है।
दे राइज एंड हाईलाइट इशू, उसके बाद इसे छोड़ के उसके बाद यहाँ से लिख देना है पार्टी समटाइम आल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। तो ये लिख देना और यहाँ तक लिख देना। तो ये आपका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और उम्मीद करते हैं आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, सब कुछ नोट कर रहे होंगे। अब 7th फंक्शन देख लेते हैं। देखिए क्या है इसका, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये पार्टी होती हैं, तो पार्टी जो है ये गवर्नमेंट की मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स को जो है इनको मुहैया करवाती हैं, इनको एक्सेस करवाती हैं, मतलब इनको प्रोवाइड करती हैं पीपल्स को, ठीक है, इनकी हेल्प करके। कैसे? फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन है जिसको ज़्यादा नहीं पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या फिर हमारे डेमोक्रेसी के बारे में, जिसको ज़्यादा नहीं पता है, तो उसके लिए क्या होता है कि किसी लोकल पार्टी के लीडर को अप्रोच करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है मुकाबले किसके, गवर्नमेंट किसी ऑफिसर के। दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। तो इसीलिए वो जो है पार्टीज से थोड़ा क्लोज फील करती हैं, थोड़ा अपनापन फील करती हैं, जबकि उन पर वो पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लोजनेस थोड़ी फील करते हैं वो लोग ऑर्डिनरी सिटीजन। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड एंड डिमांड। तो जो पार्टी होता है उसको क्या होता है, रिस्पॉन्सिव रहना रहता है, पार्टी को थोड़ा रिस्पॉन्सिव होना रहता है पीपल्स की नीड के टूवर्ड और डिमांड के टूवर्ड, कि क्या वो चाहते हैं और क्या उनकी नीड्स हैं, उसके लिए जो पार्टी को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहना पड़ता है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। वरना क्या होगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो पीपल्स हैं वो पार्टी को रिजेक्ट कर देंगे, उसको वोट नहीं देंगे, वो बोल देंगे कि तुमने हमको डिमांड और हमारे जो नीड्स थे उसके प्रति आप रिस्पॉन्सिव थे ही नहीं, तो जाओ आप। तो अब देखेंगे इसकी क्या नेसेसिटी है, मतलब क्या ज़रूरी है इसमें, पार्टीज का होना क्यों ज़रूरी है, ये वाला क्वेश्चन अब यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। तो ये जो हमें सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो थोड़ा सा आंसर यहाँ पे हमें मिल गया फंक्शंस को देख के, कि पार्टीज ऐसे ऐसे फंक्शंस, ये फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर थोड़ा सा मिल गया। बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत है ये पूछने की कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो विदाउट पॉलिटिकल पार्टी क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये हमें नीड है ये क्वेश्चन पूछने की। जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी कौन कौन सी है, जैसे एक इंडिया हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, ये मॉडर्न डेमोक्रेसीज है। तो हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। ये मॉडर्न डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल पार्टीज के बिना क्यों नहीं रह सकती। तो ये आपको अभी इसका आंसर मिल जाएगा। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज। तो देखिए हम पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी को कैसे समझ सकते हैं, एक सिचुएशन को इमेजिन करके जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हो ही ना। और वैसे भी किसी भी चीज़ का जो नेसेसिटी है वो तभी हमको महसूस होती है जबकि वो नहीं होती हमारे पास, ठीक है। किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत कब महसूस होती है, उसके एब्सेंस में। तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के एब्सेंस में इसकी ज़रूरतों को देखेंगे। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। तो जब पार्टीज़ नहीं होंगी तो हर कोई कैंडिडेट क्या होगा, इलेक्शन में अकेला होगा, इंडिपेंडेंट होगा, आज़ाद होगा पूरी तरह से। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट द मेजर पॉलिसी चेंजेस। तो कोई भी मेजर पॉलिसी को चेंज करने के लिए, कोई भी मेजर पॉलिसी को लाने के लिए तो वो प्रोमिस करेगा नहीं, क्योंकि वो तो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, उसकी कोई पार्टी नहीं है ना। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल नेवर एवर अनसर्टेन। तो देखिए गवर्नमेंट बन जाएगी, बेशक गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी, लेकिन जो उसकी यूटिलिटी है, जो उसकी उपयोगिता है, वो अनसर्टेन रहेगी, वो अनिश्चित रहेगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। तो देखिए जो अब देखिए हम ऐसी सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, किसको जवाबदेह होगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा, ठीक है। तो फिर देश कौन संभालेगा, जब वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही अकाउंटेबल है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही जवाबदेही है, तो
कंट्री के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कंट्री कैसे चलेगी, तो एक तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं क्या है। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन मैनी स्टेट्स। तो देखिए हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस का। नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे आपके विलेज लेवल पर कुछ इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनसे हम अपने प्रधान को चुनते हैं, अपने गांव के प्रधान जी को चुनते हैं, उन वाले इलेक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कितनी ज़रूरी हैं ये हम इन वाले इलेक्शंस के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। क्या लिखा है आगे, ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कॉन्टेस्ट फॉर्मली। हालांकि ये जो पार्टीज होती हैं ये विलेज लेवल वाले इलेक्शंस में फॉर्मली तो कॉन्टेस्ट करती नहीं है ना। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके विलेज में इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, जैसे यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी या फिर वगैरह वगैरह है ना। तो वहाँ पे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन आपने देखा होगा, देखिए आगे क्या लिखा है, इट इज़ जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शंस। लेकिन आपने जनरली ये देखा होगा कि जो विलेज है मतलब आपका गांव है, ये बहुत सारे फैक्शंस में डिवाइड हो जाता है। फैक्शंस मतलब अलग अलग खेमों में बट जाता है कि कोई किसी का सपोर्टर है, कोई किसी कैंडिडेट का सपोर्टर है, ठीक है। तो इस तरह से एक डिविजन्स देखने को मिलते हैं हमें अपने गाँव में। तो फैक्शंस अलग अलग बन जाते हैं सबके, ठीक है। और हर कोई जो फैक्शन है उनमें से अपने अपने अलग कैंडिडेट चुनता है, ठीक है। अब कि जिसकी आइडियोलॉजी, जिस फैक्शन की आइडियोलॉजी जिस कैंडिडेट से मिल रही होगी वो उसको वोट देगा। तो उसी के बेस पर यहाँ पर कहा गया है कि ईच ऑफ विच पुट अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट, और हर कोई अपना एक पैनल ऑफ कैंडिडेट चुनता है, ठीक है, एक कैंडिडेट्स का पैनल चुनता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, और यही काम करती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत बड़े लेवल पर काम करती हैं, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो और यही रीज़न है कि हम पूरे वर्ल्ड में, हम पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाते हैं, यही रीज़न है उसका, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे क्या है, वेदर द कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, चाहे वो कंट्री बड़ी हो या छोटी हो, हमें पॉलिटिकल पार्टीज हर कहीं पे देखने को मिलती हैं। तो क्या लिखा है, वेदर द कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, चाहे वो कंट्री बड़ी हो छोटी हो, ओल्ड और न्यू, चाहे कितनी पुरानी हो कितनी भी नई हो, डेवलप्ड और डेवलपिंग, चाहे वो डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग हो, ठीक है। इतना समझ में आया चलिए आपको। चलिए फिर देखिए आगे चलते हैं क्या है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो ये जो राइज हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये पूरे वर्ल्ड में जैसे जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ उभर के आई हैं तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रो हुई हैं वैसे वैसे पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी ग्रो हुई है। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटी नीड्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो लार्ज सोसाइटीज़ होती हैं उनको क्या ज़रूरत होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है। एज ए सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे सोसाइटीज़ बड़ी होती जाती हैं, लार्ज होती जाती हैं और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे जैसे उनमें डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इशूज़ एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट। तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको एक एजेंसी चाहिए होती है, एक मीडियम चाहिए होता है जो कि डिफरेंट इश्यूज़ पर जो अलग अलग लोगों के व्यूज़ हैं उनको एक साथ लेकर गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर सके। दे नीडेड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। और वो क्या चाहती हैं कि जो हमारे कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से रिप्रेजेंटेटिव उठकर आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन को जीत कर आए हैं, वो एक साथ होकर चलें जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो सके। दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट एंड रेस्ट्रेंस द गवर्नमेंट। और वो क्या चाहती हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहती हैं जो कि सपोर्ट करे और गवर्नमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो उन पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए। मेक पॉलिसीज, और वो पॉलिसी भी बनाए, जस्टिफाई और अपोज देम, और जस्टिफाई करे उनको, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनका अपोज भी करे। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। और जो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये इन सभी ज़रूरतों को पूरा कर देती हैं। वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन। क्या कंक्लूजन निकला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। इनके बिना डेमोक्रेसी में कुछ अधूरा अधूरा सापन रह जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। इस टॉपिक का क्या नाम है, हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव
तो अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जान लिया, इसके फंक्शंस पढ़ लिए, क्या नीड है इसकी, क्या ज़रूरतें हैं, ये पढ़ ली। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टीज। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी सिटीजन जो है वो फ्री होता है अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने के लिए, मतलब उसको पूरा ये राइट होता है, पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ले। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। और इसी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज में। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इंडिया में तो ये नंबर इतना बढ़ गया है कि 750 पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड हैं, किसके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि हाउ मैनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप क्या आंसर लिखेंगे कि मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो, और अगर नहीं बैठे तो ये प्लीज़ लेकर बैठिए। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन इलेक्शन। तो देखिए इतनी सारी पार्टीज जो है वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती हैं, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि सारी पार्टीज तो जीतने नहीं वाली इलेक्शन को। कुछ ही पार्टीज होंगी, एक दो, जो कि जीतने की रेस में दिखेंगी, वरना बाकी सब तो बस फॉर्मल सेंस में एक, मतलब 750 पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं इंडिया की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। लेकिन यहाँ पे सभी का जीतना जो है वो नामुमकिन है, ये सभी का जीतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल पार्टीज आर इफेक्टिव इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो आमतौर पर क्या होता है कि कुछ ही पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा इफेक्टिवली दिखती हैं इलेक्शन की जीतने की रेस में, ठीक है। तो कुछ ही पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्शन को जीतने का चांस रखती हैं, लेकिन सारी पार्टीज तो क्योंकि जीतने वाली हैं नहीं। सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। तो अब यहाँ पे एक नेचुरली क्वेश्चन ऑब्टेंड हो जाता है हमारे माइंड में। क्या क्वेश्चन बनता है कि कितनी पार्टीज ठीक रहेंगी हमारी डेमोक्रेसी में, कितनी अच्छी पार्टीज ठीक रहेंगी हमारी डेमोक्रेसी में। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आगे आगे मिलने वाला है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टीज इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे केवल और केवल ओनली वन पार्टीज को ये अलाउ होता है कि वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करे और अपनी गवर्नमेंट बनाए। और इस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, वन पार्टी सिस्टम। दिस इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। तो अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय वन पार्टी सिस्टम। तो आपको क्या लिखना है, ये जो हम हाईलाइट किए हैं आप इसको लिख देना। आगे चलते हैं, चलिए देखिए अब आगे पढ़ लेते हैं। इन क्लास 9th वी नोटिस्ड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। देखिए क्लास 9th में हमने ये नोटिस किया था कि चाइना में केवल एक ही पार्टी को ये अलाउ है कि वो रूल कर सके, और उस पार्टी का क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी का। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल्स आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फॉर फ्री कंपटीशन ऑफ पावर। तो देखिए ये सिर्फ बोलने के लिए है कि चाइना में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कोई भी बना सकता है, कोई भी सिटीजन वहाँ का पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म कर सकता है, लेकिन वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसकी वो परमिशन नहीं देता कि कोई और आकर वहाँ पे compete करे इलेक्शन में। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। तो ये जो वन पार्टी सिस्टम है इसको अपनी डेमोक्रेसी के लिए कोई गुड ऑप्शन चूज नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही पार्टी है। अब एक ही पार्टी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगी तो ये जाहिर सी बात है कि इलेक्शन में जीत तो उसी की होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे आप ये मान लो रेस है कोई, अब आप रेस में अकेले दौड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जीत किसकी होगी, आप ही तो जीतोगे अगर रेस में अकेले दौड़ोगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू compete in election and provide a fair chance for competing parties to come to the power। तो कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें एटलीस्ट 2 पार्टीज को ये अलाउ हो कि वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकती हैं। कम से कम 2 पार्टीज को ये तो परमिशन होनी चाहिए कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके उनमें से कोई भी अपनी सरकार जो है वो बना सकती है, कोई भी अपनी गवर्नमेंट को बना सकती है जो इलेक्शन को जीतने वाली है। तो ये जो हमने वन पार्टी सिस्टम पढ़ा ये एक गुड ऑप्शन नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन 2 main parties. Several other parties may exist, contest election and win few in states national legislature, but only the 2 main parties have serious chance of winning majority of seats to form government. Such a system called two party system.
तो देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे 2 मेन पार्टीज होती हैं, मतलब अलग कुछ और पार्टीज भी होती हैं लेकिन वो स्टेट लेवल पर होती हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल पर होती हैं वो ओनली 2 पार्टीज होती हैं। तो ऐसे पार्टी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम 2 पार्टी सिस्टम। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम पाया जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा यूएसए। कौन सा? यूएसए, क्योंकि यूएसए में जो है वो 2 पार्टी सिस्टम है। कौन कौन सी हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका गूगल होमवर्क है। और इसका सेकंड एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम, मतलब जो इंग्लैंड है वहाँ पे भी 2 पार्टी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि व्हाट डू यू मीन बाय 2 पार्टी सिस्टम। तो आप ये सब लिख देंगे जो अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए, और इसका एग्जाम्पल लिखना मत भूलना। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या है, इफ सेवरल पार्टीज compete for powers and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their strength or in alliance with others, we call it multi-party system। तो देखिए अगर बहुत सारी पार्टीज जो है वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करें और एक सीरियस चांस रखती हों जीतने का, मतलब दो से ज़्यादा पार्टीज ऐसी हैं जो कि सीरियस कंडीशन में है इलेक्शन को जीतने के, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो देखिए इसके नाम से ही थोड़ा थोड़ा हमको पता लग जाता है, जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हों, 2 से ज़्यादा पार्टीज हों और 2 से ज़्यादा पार्टीज के चांस हों इलेक्शन को जीतने के, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। और चाहे वो जीतें खुद की ताकत पर, यानी कि खुद के दम पर जीतें अपनी मेजोरिटी बनाकर, या फिर कोई अलायंस बनाकर जीतें, मतलब कोई गठबंधन की सरकार जिसको बोलते हैं, कोई कोलिजन करके जीतें, कोई कोलिजन करके अपनी सरकार बताएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हमारी जो इंडिया है वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। आप देखते होंगे बहुत सारी पार्टीज आती हैं जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन कौन से होते हैं ये आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, गूगल होमवर्क है आपका। और अब ये मत बोलना सर आप इतना सारा गूगल होमवर्क दे रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इंडिया में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। जब आप लोकसभा के इलेक्शन में देखते होंगे बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती हैं और 2 से ज़्यादा पार्टीज ऐसी हैं जहाँ पे जीतने की संभावनाएं होती हैं, तो उस पार्टी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इंडिया। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिजन। और इस पार्टी सिस्टम में, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम में, गवर्नमेंट को साथ में आकर भी कई पार्टी साथ में आकर भी बना सकती हैं, कोलिजन करके भी बना सकती हैं। अभी कोलिजन क्या है, ये कोलिजन क्या है, जब बहुत सारी पार्टी साथ में आकर अपनी मेजोरिटी जब एक पार्टी को नहीं मिल पाती है तो साथ में आकर जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन। अब इसका डेफिनेशन क्या है वो हम आपको अभी बता देंगे। देखिए अब देखिए इसको आप आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। When several parties in a multi-party system join hands for purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or a front। तो जब बहुत सारी पार्टी साथ में आकर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती हैं जीतने के पर्पज से, यानी कि गवर्नमेंट को बनाने के पर्पज से, जब बहुत सारी पार्टी साथ में आकर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अलायंस और फ्रंट बोलते हैं। उसको अलायंस और फ्रंट बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एन अलायंस या फिर व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्रंट। तो आपको क्या लिखना है, आपको ये सब लिख देना है। और इसका अगर एग्जाम्पल पूछे कि कौन से कंट्रीज़ में ये परमिशन है कि आप अलायंस और फ्रंट बना सकते हैं, तो आप वहाँ पर लिख देना इंडिया। देखिए यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी पार्टी सिस्टम एंड गिव अ कंट्री विच हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आप ये सब लिख देंगे जो अभी हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो जब 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, यानी कि लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे 2004 में, तो वहाँ पे 3 मेजर अलायंस थे। 3 मेजर अलायंस थे वहाँ पे। कौन कौन से थे वो, देखिए फर्स्ट का क्या नाम है, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये आपको याद होना चाहिए। और जो सेकंड का क्या नाम है उसका, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और थर्ड क्या है, लेफ्ट फ्रंट। तो ये 3 अलायंस बने थे। कब बने थे, 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपेयर वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम का एक यहाँ पे एक बुराई बताया जा रहा है। क्या यहाँ पे डिमेरिट्स है उसकी, यहाँ पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम बता देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा और किस तरह से आपका इसका आंसर लिखना है।
तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। मैसी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम, बिल्कुल खिचड़ी सी बन जाती है। समझ रहे हैं ना आप मतलब बात का। एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इसी के कारण क्या होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब कोई भी सरकार टिक कर नहीं रहती, केवल 5 ईयर रहती है उसके बाद चली जाती है, फिर कोई और सी 5 ईयर रहती है उसके बाद फिर वो चली जाती है, मतलब ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। इसी के कारण क्या होता है इंस्टेबिलिटी आती है, अस्थिरता आती है। कोई भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल नहीं होती है, कोई भी गवर्नमेंट अस्थिर नहीं होती है। तो वो किसके कारण होता है, इन मल्टी पार्टी सिस्टम के कारण होता है। तो ये है कि यहाँ पे बुराई बताया गया है मल्टी पार्टी सिस्टम का। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि गिव 1 डिमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आपको अगर 1 पूछे तो ये लिख देना कि इट मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मैसी, और अगर 2 पूछे तो ये लिख देना इट लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉइंट्स में बनाकर लिखिएगा। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पे वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट हैं, अलग अलग लोगों के जो इंटरेस्ट हैं और जो अलग अलग लोगों के ओपिनियन हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देता है। ये उनके ओपिनियंस को और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करने की परमिशन देता है ये मल्टी पार्टी सिस्टम। जो ये क्या, ये एक इसका फीचर है, ये एक खूबी है इसकी। सो विच ऑफ दीज इज बेटर, तो इनमें से कौन सा अच्छा है। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से अच्छा कौन सा है, मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है, ये वाला मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा था, 1 पार्टी सिस्टम अच्छा था, या फिर 2 पार्टी सिस्टम अच्छा था। तो देखिए आपकी बुक में दिया गया है कि जो इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए इस कॉमन क्वेश्चन का, वो क्या है कि ये क्वेश्चन ही ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो इसका आंसर है वो क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखिए आपकी बुक में भी दिया है, परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा है, मल्टी पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम में से कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर है कि ये क्वेश्चन ही ठीक नहीं है। अब ये क्वेश्चन कैसे ठीक नहीं है तो ये आप अभी समझ जाएंगे, बस 2 मिनट का वेट कर लीजिए। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। तो ये जो पार्टी सिस्टम है कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से चूज़ नहीं करती, अपनी मर्जी से जो है सिलेक्ट नहीं करती है। अब ये पार्टी सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक तरफ टेनिस बॉल रखी है, एक तरफ लेदर बॉल रखी है और एक तरफ फुटबॉल रखी है, और यहाँ पे एक कंट्री खड़ी है कि कौन सी भी चूज़ कर सकते हो आप। तो इस तरह से ये पार्टी सिस्टम चूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई कंट्री चूज़ कर सके। इट इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। तो देखिए ये जो है पार्टी सिस्टम है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी कंट्री चुन सके, चूज़ कर सके। ये तो इवॉल्व होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। ये क्या होता है, इवॉल्व होता है, ये खुद विकसित होता है, ये खुद इवॉल्व होता है, ये पार्टी सिस्टम है। और ये इवॉल्व इसका इवॉल्व होना किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोसाइटी। क्या नेचर है सोसाइटी का, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, सोशल और रीजनल डिविजन्स पर ये डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिक्स की हिस्ट्री रही है इसकी, एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और किस पर डिपेंड करता है कि इसके इलेक्शन होने का सिस्टम क्या है, ये तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए आपने चाइना देखा था, तो चाइना में क्या था, डाइवर्सिटी कम थी, वो बड़ा कंट्री था लेकिन उसमें डाइवर्सिटी कम थी, तो वहाँ पे एक ही पार्टी बहुत थी सबको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या चाहिए रहता है हमको, मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए रहता है, हर किसी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए होता है। तो आप इस चीज़ को आप एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical divisions in such a large country is not easy absorbed by 2 or even 3 parties। तो इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को इवॉल्व करा है। क्यों इवॉल्व करा है, क्योंकि यहाँ की जो सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है इतने बड़े कंट्री की, वो 2 या 3 पार्टीज़ में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर 2 या 3 पार्टी सिस्टम, ये 2 या और 3 पार्टी सिस्टम या 1 पार्टी सिस्टम ला देंगे तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। तो सभी के लिए यहाँ पे सभी के लिए अलाउ है कि आप अपनी अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं और अपने जो इंटरेस्ट हैं और आपके ओपिनियन जो हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसका फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करने का टाइम आ गया है।
देखिए इसका फाइनल आंसर क्या है, जो भी हमने अभी तक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये सब पढ़ा है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम किस कंट्री में ठीक है या किस कंट्री में ठीक नहीं है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ठीक रहेगा या फिर वो ठीक नहीं रहेगा, तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, वो ये लाइन है कि नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। कोई भी सिस्टम जो है वो किसी भी कंट्री में अच्छा नहीं रहेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या है वो इवॉल्व होता है, ये चूज नहीं किया जा सकता, ये तो एक इवॉल्विंग नेचर है इसका। कहने का सेंस क्या है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी डाइवर्सिटीज़ है, क्या सरकमस्टांसेस हैं, क्या उसकी हिस्ट्री रही है उस कंट्री की, इन सब चीज़ों पर ये पार्टी सिस्टम डिपेंड करता है। जैसे हमारी कंट्रीज़ में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, इतने इतने अलग अलग रीजनल ग्रुप्स हैं, इतने इतने अलग अलग रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, इतने धर्म हैं, इतने रिलीजन हैं, इतनी सारी कास्टेज हैं, इतने सारे यहाँ पे रेसेस हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम की नीड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। किसी एक या दो पार्टी में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो बस यही उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे इतना। तो बस यही था इस वीडियो में, ये हमारा पार्ट 1 था, क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे, पानी वानी पी लीजिए। अब जो बचा है चैप्टर उसको हम नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कर लेंगे, जो हमारा पार्ट 2 होगा, और उस पार्ट 2 की वीडियो की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई टॉपिक आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना। चलिए फिर, तो उम्मीद करते हैं आप इतना अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। जय हिंद।